नमस्कार। आज हम लोग करने चल रहे हैं टीजीटी पीजीटी के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक को पराजित कर मगध पर अधिकार किया। ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य ने सीधे तक्षशिला में अपना शासन प्रारंभ किया। ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग विजय के बाद मगध पर अधिकार किया। ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य ने शुंग शासन को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक जो थे घनानंद, नंद वंश के अंतिम शासक को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक, घनानंद को। अगला नंबर 2 क्वेश्चन क्या है? नंबर 2 पर है यूनानी लेखक मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था में कितनी समितियों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए है 4 समितियां, ऑप्शन बी है 5 समितियां, ऑप्शन सी है 6 समितियां और ऑप्शन डी है 8 समितियां। तो जिसका उत्तर हो जाएगा 6 समितियों का उल्लेख मिलता है। कितनी समितियों का उल्लेख मिलता है? 6 समितियों का उल्लेख मिलता है। और हर समिति में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। और कितनी है? 6। तो टोटल मिलाकर कितनी हो गए? 30 सदस्य हो गए। कितने? 30 सदस्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के संघर्ष का मुख्य परिणाम क्या था? तो इसका मुख्य परिणाम क्या था? नंबर 1 है ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त ने मगध को धो दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए। सेल्यूकस ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। ऑप्शन सी है दोनों के बीच संधि हुई, चंद्रगुप्त को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों का लाभ मिला। ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बंदी बना लिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों के बीच संधि हुई और चंद्रगुप्त को उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों का लाभ मिला। ठीक, अगला क्वेश्चन है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज की बात हो रही थी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक, ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। अगला मेगास्थनीज नामक ग्रंथ मुख्यतः किससे संबंधित? तो मेगास्थनीज जिसके लेखक इंडिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इंडिका नामक ग्रंथ जिसके लेखक मेगास्थनीज है, ये क्योंकि ये एक विदेशी हैं। ऑप्शन ए है अशोक की धार्मिक नीति, मौर्यकालीन भारत का वर्णन, बौद्ध संघ के नियम, मौर्यकालीन सैन्य अभियान। तो कौन सा ऑप्शन बी सही हो जाएगा? मौर्यकालीन भारत का वर्णन इन्होंने किया था। ऑप्शन बी नंबर सही हो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ठीक, बिंदुसार के शासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने कलिंग पर विजय की। तो कलिंग पर विजय बिंदुसार ने नहीं की थी, किसने की थी? अशोक ने की थी। ठीक, अशोक। उसका यूनानी शासकों के साथ राजनयिक का संबंध था। हाँ, इसका यूनानी शासकों के साथ संबंध था क्योंकि इसने विदेशियों से 3 वस्तुओं की मांग की थी। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। लेकिन सी और डी देख लेते हैं। उसने धम्म विजय की नीति अपनाई नहीं, इसको किसने अपनाया था? अशोक ने अपनाया था। ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। उसने मौर्य साम्राज्य को समाप्त किया, तो मौर्य साम्राज्य को समाप्त इसने नहीं किया था। ठीक, ये मौर्य साम्राज्य की
संबंधित थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कि अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत डायमेकस किस शासक के प्रतिनिधि के रूप में आया था? सेल्यूकस, निकेटर, एंटियोकस, टालमी और मेगस्थनी। तो जो बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत डायमेकस जो था वो एंटियोकस आया था, एंटियोकस के प्रतिनिधित्व में आया था। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासन की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना कौन सी मानी जाती है जिसमें उसकी नीति में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला? तो वो था ऑप्शन बी कलिंग युग। कलिंग युग का अशोक कब करता है? 261 ईस्वी पूर्व में करता है और ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है। इसी कलिंग के युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। अगला, अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो अशोक का अभिलेख है उसमें धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? धम्म का मतलब यहाँ धर्म से जो संस्कृत भाषा का शब्द है। केवल बौद्ध धर्मों का प्रचार, वैदिक यज्ञ को अनिवार्य बनाना, नैतिक आचरण, सहिष्णुता और प्रजा कल्याण को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यों? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्योंकि अशोक नैतिक आचरण, सहिष्णुता, प्रजा कल्याण के बारे में बात करने के लिए धम्म की ही तो नींव रखी थी। ठीक, अगला है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध के पश्चात उसके हृदय परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? तो कौन सा होता है? 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख। क्यों? ऑप्शन ए में प्रथम शिलालेख में ऐसा कुछ नहीं है, 7वां शिलालेख और डी रोमन दे अभिलेख। नंबर 11 है, अशोक के 13वें शिलालेखों का ऐतिहासिक महत्व किस कारण है? ऑप्शन ए उसके शासन, कलिंग युद्ध और उसके परिणाम उत्पन्न पश्चात का वर्णन है, इसमें बौद्ध संगीति का वर्णन है, इसमें मौर्य प्रशासन की सभी समितियों का वर्णन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर। ठीक, इसमें कलिंग युद्ध और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न पश्चात का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक के धम्म महत्व। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर मुख्यतः किस उद्देश्य से की गई थी? सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, राजस्व संग्रह के लिए, धम्म और कल्याणकारी संबंधित कार्यों को देखने के लिए, विदेशी व्यापार नियंत्रण करने के लिए। तो उसने धम्म किस लिए की थी? धम्म और कल्याण संबंधित कार्यों को देखने के लिए, ऑप्शन सी। अशोक के किस अभिलेख में उसका नाम अशोक की पहचान को विशिष्ट रूप से पुष्ट करने में सहायता मिलती है? तो उसका कौन सा? मास्की, जूनागढ़, हाथी गुम्फा और नासिक। तो ऑप्शन ए नंबर उसका मास्की अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की है, गुर्जरा है, नित्यूर है और उले में गुडू है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख में देवान प्रियदर्शी उपाधि का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अशोक के अभिलेख में देवान प्रियदर्शी उपाधि का प्रयोग किसके लिए हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। तो ये किसके लिए हुआ है? अशोक के लिए हुआ। किसके लिए? अशोक, यानी ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा।